Good morning, students. Today I will discuss very important topic of your NMR spectroscopy, chemical shift. NMR स्पेक्ट्रम में हमारे जो भी सिग्नल्स मिलते हैं वो सिग्नल्स हमारे किस पोजीशन पर आते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ केमिकल शिफ्ट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से या टाउ से। ठीक है, तो हमने पढ़ा अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि जितने भी टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने ही टाइप के आपके सिग्नल आएंगे। ठीक है, और वो सिग्नल आइदर शील्ड होंगे या डी शील्ड होंगे, कब शील्डिंग होगी कब डी शील्डिंग होगी, ये सारा हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। राइट, तो केमिकल शिफ्ट होता क्या है? It is the shift in position of PMR signals of different protons of a compound with respect to the signal of TMS. TMS is tetramethyl silane. अब ये जो टेट्रामिथाइल सिलेन है हमने एक रेफरेंस कंपाउंड रख दिया। पूरे पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो भी सिग्नल्स स्टडी करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू टेट्रामिथाइल सिलेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि टेट्रामिथाइल सिलेन का जो सिग्नल आएगा उसके विद रिस्पेक्ट बाकी सारे प्रोटॉन्स का सिग्नल किस पोजीशन पर आएगा, दैट इज केमिकल शिफ्ट। ठीक है, पता चल गया केमिकल शिफ्ट क्या है कि टीएमएस के विद रिस्पेक्ट आपका जो भी सैंपल हम ले रहे हैं, जिसका हम पीएमआर स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें उसके विद रिस्पेक्ट कितनी शिफ्ट हो रही है, दैट इज केमिकल शिफ्ट। तो सबसे पहले तो वाई टेट्रामिथाइल सिलेन इज यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड। हमने टेट्रामिथाइल सिलेन को रेफरेंस कंपाउंड किस लिए लिया? तो फर्स्ट रीज़न तो आप देखिए, टेट्रामिथाइल सिलेन में 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 12 के 12 हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसका जो सिग्नल आएगा वो बहुत ही इंटेंस सिग्नल आएगा। इसके विद रिस्पेक्ट जो हमारे सैंपल्स हैं उसकी इंटेंसिटी जो है सिग्नल की वो कम होगी। इसका सिग्नल बहुत ही इंटेंस सिग्नल आएगा टीएमएस का। ठीक है, सेकंड कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी सिलिकॉन की, दैट इज लेस। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ 1.8 होती है। ठीक है, अगर हम कार्बन की एक बात करें तो कार्बन की 2.5 होती है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने से इसके अंदर शील्डिंग बहुत ज़्यादा होगी। शील्डिंग बहुत ज़्यादा होगी तो ये सबसे अपफील्ड पर आएगा, तो इसको हम अपफील्ड लेते हैं। बाकी जितने भी सारे हमारे प्रोटॉन्स हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे कार्बन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से डी शील्डिंग होगी और सारे प्रोटॉन डाउनफील्ड आएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हम इसके लिए बाय कन्वेंशन हम इसकी वैल्यू डेल्टा ज़ीरो ले लेते हैं टीएमएस की, कि ये डेल्टा ज़ीरो पर सिग्नल आएगा। बाकी हमारे कंपाउंड के जितने भी सिग्नल आएंगे इसके विद रिस्पेक्ट हमारे डाउनफील्ड पर आएंगे। ये चीज़ क्लियर आ गई? ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से यहाँ शील्डिंग, तो टीएमएस का सिग्नल सबसे ज़्यादा अपफील्ड होगा और हमने इसको वैल्यू दे दी 0। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0, बाकी सारे इसके विद रिस्पेक्ट डाउनफील्ड। देन थर्ड रीज़न कि हम इसको क्यों लेते हैं, इट इज़ केमिकली इनर्ट। ये किसी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा।
ठीक है, रिएक्ट नहीं होना है क्योंकि हमें एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो कि इनर्ट हो, क्योंकि अगर उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना दिया तो आपका स्पेक्ट्रम उस कंपाउंड का आप नहीं स्टडी कर पाएंगे, तो इट इज़ केमिकली इनर्ट, इसलिए आप लेते हैं। देन आप इसलिए भी इसको प्रेफर करते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्स 300 केल्विन। तो क्या होगा, इट कैन बी ईजिली इवेपोरेटेड आफ्टर द स्पेक्ट्रम इज स्टडीड। आप स्पेक्ट्रम आपने स्टडी किया तो ये अपने आप ही इवेपोरेट हो जाएगा। 300 केल्विन टेम्परेचर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन 4 रीजन्स की वजह से हम TMS को स्टैंडर्ड कंपाउंड लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाई TMS इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड कंपाउंड और यू कैन से रेफरेंस कंपाउंड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है जिसकी वजह से सिग्नल बहुत इंटेंस आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होने की वजह से कार्बन से बहुत कम है, तो ये सारे सिग्नल्स के विद रिस्पेक्ट हमेशा अप फील्ड पर आएगा, बाकी सारे सिग्नल्स इससे डाउन फील्ड पर आएंगे। और ये केमिकली इनर्ट है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमारा रिएक्ट नहीं करेगा। एंड देन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, वो रिएक्शन मिक्सचर से अपने आप ही एस्केप आउट हो जाएगा जब हमने स्पेक्ट्रम रीड कर लिया उस कंपाउंड का। तो ठीक है, तो ये हमारा था कि हम TMS क्यों लेते हैं। अब हम किस तरह से केमिकल शिफ्ट को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब हमने TMS के विद रिस्पेक्ट शिफ्ट देखनी है किसी भी कंपाउंड में कितनी होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने स्टडी करनी है। तो एक्चुअल में केमिकल शिफ्ट आपकी क्या हो जाती है, डेल्टा की फॉर्म में मैं अभी लिख रही हूँ, डेल्टा इक्वल टू डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन प्रोटॉन, यानी कि हमारे सैंपल का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल प्रोटॉन्स ऑफ TMS। ठीक है, एंड फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज दिस डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो आप स्पेक्ट्रोमीटर लेते हैं उससे। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की मेगाहर्ट्ज में होती है ना, तो आपको हर्ट्ज में लेनी है और इसको आपने प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ना आए। ठीक है, क्योंकि अब आप ये हर्ट्स में लेंगे, जैसे सपोज करो 60 मेगाहर्ट्ज का आपका हुआ तो यहाँ 60 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा ना, तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज़ योर डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा क्या है आपकी, दिस इज ऑब्जर्व्ड शिफ्ट। ऑब्जर्व्ड शिफ्ट मीन्स कि डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन ऑफ द सैंपल माइनस डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ मिथाइल प्रोटॉन्स ऑफ TMS इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन हर्ट्स। और टाउ लिखना हो तो आपने टाउ की वैल्यू आपकी होती है 10 माइनस डेल्टा। जैसे सपोज करो डेल्टा अगर आपका 1 है तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 9, 10 माइनस 1। ठीक है, तो डेल्टा जो है हमारा, दिस इज केमिकल शिफ्ट, और जो ये हमारी वैल्यू आती है दैट इज इन ppm। ठीक है, ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये ppm जो यूनिट्स हैं जो डेल्टा की, दैट इज डायमेंशनलेस एंड independent of radio frequency of the spectrophotometer and external magnetic field। जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप अगर 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो भी ये डेल्टा वैल्यू सेम रहेगी, अगर 100 मेगाहर्ट्ज का यूज़ कर रहे हैं तो भी ये वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें TMS के विद रिस्पेक्ट स्टडी करना है, तो TMS के विद रिस्पेक्ट वो उतना ही डाउनफील्ड ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, समझाने के लिए देखो मैं आपको एक एग्जांपल लूँ। अगर सपोज करो हमारा 60 मेगाहर्ट्ज़ हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, ठीक है, तो 60 मेगाहर्ट्ज़ हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की है और हम ये कह रहे हैं कि वो 100 हर्ट्ज़ डाउन फील्ड पे आ रहा है आपका स्पेक्ट्रम विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। तो देखो डेल्टा क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज़ डाउन फील्ड पे आ रहा है, ठीक है, टीएमएस के विद रिस्पेक्ट जो शिफ्ट हो गई है आपकी ऑब्जर्व्ड शिफ्ट है, तो ऑब्जर्व्ड शिफ्ट हमने यहाँ रख दी इंटू 10⁻6 और इंस्ट्रूमेंट हमारा था 60 मेगाहर्ट्ज़ का, तो 60 इंटू 10⁻6 ये आपकी वैल्यू आ गई 1.66। अगर यही सेम कंपाउंड आप 100 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ले रहे हैं तो उस टाइम इट जो है विल एब्जॉर्ब डाउन फील्ड एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 116 हर्ट्ज़ डाउन फील्ड आएगा विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। तो आप डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 166.6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻6, तो आपकी देखो वैल्यू आ गई 1.6। तो जब आप ये पीपीएम में वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो चाहे आपका किसी भी फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप लें, ये आपका डेल्टा वैल्यू सेम रहेगी, यानी इट इज़ डायमेंशनलेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और यू कैन से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये जस्ट किस पर डिपेंड करेंगे, प्रोटोन पर डिपेंड करेंगे कि प्रोटोन की नेचर क्या है। ठीक है, तो ऑन डेल्टा स्केल, अगर हम डेल्टा स्केल की बात करें, डेल्टा स्केल पे टीएमएस जो है का सिग्नल जो है उसको हमने डेल्टा वैल्यू दे दी 0 ppm। ठीक है, और सारे के सारे अब जो प्रोटोन आएंगे वो इसके विद रिस्पेक्ट डाउन फील्ड आएंगे 0 से लेके 10 ppm तक। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपका दिखाऊं, मैंने ये कह दिया कि ये आपका सिग्नल आया है, ये आपका सिग्नल आया है टीएमएस का, तो ये किस पे आएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 पे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करती हूँ। टीएमएस का सिग्नल आएगा आपका डेल्टा इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर आपका 1 2 और आपका अल्टीमेटली 10 हो जाएगा, 10 तक आपकी वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोटॉन टीएमएस के विद रिस्पेक्ट डी शील्ड होंगे और डाउन फील्ड आएंगे। ठीक है, और अगर हम आपस में किसी का कंपैरिजन करें तो जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी शील्डिंग हो रही है, मीन्स अप फील्ड होगा। यानी कि मैं कहूँ कि एक आपका प्रोटॉन है जिसकी डेल्टा 1 है और एक प्रोटॉन है आपकी जिसकी डेल्टा 4 है, तो डेल्टा 1 वाला जो है दैट इज़ अप फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस डेल्टा 4 विच इज़ डाउन फील्ड। ठीक है, क्योंकि डेल्टा 1 यहाँ होगा और जैसे जैसे हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, डाउन फील्ड हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है, तो डी शील्डिंग का मतलब डाउन फील्ड रहेगा। ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल। और अगर हम, ये मैंने डेल्टा स्केल की बात की, अगर हम टाउ स्केल की बात करते हैं तो टाउ स्केल में अब हम टीएमएस का सिग्नल कह देते हैं 10 पे आया। ठीक है, टीएमएस का सिग्नल जो है टाउ 10 पे आया, टाउ 10 का मतलब यू कैन से डेल्टा इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर है। तो अगर किसी भी प्रोटॉन का सिग्नल, ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि अगर उसकी वैल्यू
डेल्टा स्केल पे 1 आ रही है तो टाउ स्केल पे उसकी वैल्यू 10 - 1 यानी कि 9 पर आएगी। तो डेल्टा स्केल और टाउ स्केल क्लियर है। डेल्टा स्केल पर टीएमएस की वैल्यू आपकी 0 रहेगी और टाउ स्केल पर आपकी टीएमएस की वैल्यू 10 रहेगी। बाकी सारे इसके विद रिस्पेक्ट आपके लो फील्ड पर एब्जॉर्ब करेंगे। हाई फील्ड पर अगर टाउ की वैल्यू करते हैं हम और अगर हम डेल्टा इंडिकेट करते हैं तो डेल्टा हमारा 0 पे रहेगा टीएमएस में और सारे के सारे प्रोटॉन इसके विद रिस्पेक्ट डाउन फील्ड पर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है केमिकल शिफ्ट और किस तरह से हम केमिकल शिफ्ट को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है कि अब हमें पता है कि हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रम जो भी हम स्टडी करते हैं तो वो प्रोटॉन्स की वजह से आता है। हम पीएमआर स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं तो जितने प्रोटॉन होंगे हर प्रोटॉन की अब ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ हमने लर्न करनी है। उस डिफरेंट वैल्यूज़ के बेसिस पर हमें अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हमें आ जाएगा कि इनके कितने सिग्नल आएंगे, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया। हमसे उनकी पोजीशन भी पूछ सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ आपको डेल्टा की फॉर्म में बता रही हूँ। अगर आपको टाउ में करना है तो टाउ में आप 10 में से उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स, ये वैल्यूज़ आपने लर्न करनी है। ठीक है, तो सपोज आपका प्राइमरी प्रोटॉन है। प्राइमरी प्रोटॉन मीन्स कि आपका ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो दिस विल एब्जॉर्ब एट अ डेल्टा वैल्यू ऑफ 0.9। अगर ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी का मतलब R2 है और CH2, तो ये जो प्रोटॉन है दिस एब्जॉर्ब्स एट अ वैल्यू ऑफ 1.3। और अगर ये टर्शरी है R3CH हो जाएगा तो दिस विल एब्जॉर्ब एट अ डेल्टा वैल्यू ऑफ 1.5। ठीक है, देन आपका ये विनाइलिक हो सकता है। ठीक है, विनाइलिक क्या होगा, C+CH। ये विनाइलिक प्रोटॉन जो है दैट विल एब्जॉर्ब एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेल्टा शिफ्ट, जो केमिकल शिफ्ट रहेगी 4.6 to 5.9 रहेगी। ठीक है, देन आपका एसिटिलिनिक प्रोटॉन। एसिटिलिनिक प्रोटॉन क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये प्रोटॉन जो है दैट विल एब्जॉर्ब एट 2 to 3, 2 से लेके 3 तक के बीच में कहीं भी इसकी आपकी डेल्टा वैल्यू आ सकती है। देन सपोज करो आपका एरोमेटिक प्रोटॉन। एरोमेटिक प्रोटॉन मीन्स जैसे बेंजीन का प्रोटॉन है, फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच है। इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। इसका सिग्नल आएगा 6 से लेके 8.5 के बीच। ठीक है, तो ये आपके मेन थे जिसमें हमने हाइड्रोजन्स की वैल्यू पढ़ी। प्राइमरी में सैचुरेटेड होने चाहिए ये सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइलिक, एसिटिलिनिक और एरोमेटिक। ठीक है, देन हम बात करेंगे एल्काइल फ्लोराइड्स की, कि ये आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है विद फ्लोरीन। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू रहेगी 4 to 4.5। देन एल्काइल क्लोराइड्स में, एल्काइल क्लोराइड्स में आपका यहाँ Cl होगा। तो ये जो प्रोटॉन है दैट विल एब्जॉर्ब एट डेल्टा वैल्यू 3 to 4 पर इसका सिग्नल आएगा। देन एल्काइल ब्रोमाइड्स,
ब्रोमाइड्स में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी ब्रोमीन के साथ अटैच होगी, ये आपका आएगा 2.5 to 3.5। एंड आयोडाइड्स में आयोडीन प्रेजेंट होगी और ये वैल्यू आएगी 2 to 4। तो ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, हम जिसमें डिटरमाइन करेंगे। तो फ्लोराइड की ज़्यादा होती है क्लोराइड से, क्लोराइड की ज़्यादा होगी ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड की ज़्यादा होगी आयोडाइड से। ठीक है, देन हमारी आती है बात एल्कोहल्स की। अब एल्कोहल्स में पहले इस हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ मैं। ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन पर, इसकी वैल्यू जो है वो 3 से लेके 4, 3.4 से लेके 4। देन मैं एल्कोहल्स के ही इस OH ग्रुप की बात कर रही हूँ, 1 to 5.5। ठीक है, अगर ये तो अल्कोहल था R में, अगर ये फिनोल होता, फिनोल में ये होता AR, फिनाइल ग्रुप आपका लगा होता। फिनोल में ये वैल्यू आती है 4 to 12। इतनी ज़्यादा हो जाती है ये वैल्यू कि आपका 10 जो हमारा हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, अभी आप देखेंगे फिनोल्स में, एल्डिहाइड्स में, एसिड्स में ये वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाती है। तो एल्कोहल्स का OH ग्रुप 1 to 5.5 पे डेल्टा आएगी उसकी, और फिनोल्स की आपकी आएगी 4 to 12 पे, राइट। देन हमारा और क्या हो सकता है, एसिड्स। एसिड्स में अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो ये आएगी 2 to 2.6 पर, और एसिड्स में अगर मैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो वो आएगी आपकी 10.5 to 12 पर। ठीक है, देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपका होता है CHO ग्रुप। तो ये जो H है that will absorb at 9 to 10. Then your proton can be amino NH2 group. तो NH2 ग्रुप का जो प्रोटॉन है that will show a chemical shift of 1.5. ठीक है, देन और होते हैं हमारा ईथर। ईथर क्या होता है, COC लिंकेज जो इसमें, तो ईथर पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है ईथर पर, उसकी एब्जॉर्प्शन आएगी आपकी 3.3 से लेके 4.0 तक। ठीक है, तो ये आपके मेन मैंने आपको सारे बता दिए, केमिकल शिफ्ट आपकी किन किन प्रोटॉन्स की किस किस डेल्टा वैल्यू पर आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाती है तो उसके बाद जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, तो वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, वो टॉपिक आपको बहुत ही ईजिली क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आगे हम अभी उसमें बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो आपको वैल्यू पता होंगी डेल्टा की, उसी के विद रिस्पेक्ट आप उसको वैल्यू असाइन करोगे सिग्नल्स को, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।